क्या आपने कभी सोचा है कि पुरानी हवेलियों की दीवारों के पीछे कैसे खौफनाक राज दफन होते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी हिंदी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो राजस्थान के वीरान गांव कालीपुर के सन्नाटे में गूंजती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉन्टेड हवेली हॉरर स्टोरी है, जहां खुशियों की शहनाई अचानक मातम की चीखों में बदल गई। कहानी की शुरुआत होती है आर्यन से, जो बैंगलोर की चकाचौंध छोड़कर अपने बड़े भाई विक्रांत की शादी के लिए अपने पुश्तैनी घर रक्त हवेली लौटा था। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था, लेकिन हवा में एक अजीब सा भारीपन था। शादी की रस्में पूरी हुईं और विक्रांत अपनी नई नवेली दुल्हन संजना के साथ गृहस्थी शुरू करने को तैयार था। लेकिन मेहमानों की भीड़ के कारण जगह कम पड़ गई। मजबूरी में पिताजी ने हवेली की दूसरी मंजिल का वो कोने वाला कमरा खोलने का फैसला किया, जो पिछले 50 सालों से बंद पड़ा था। दादी माँ ने बहुत मना किया। उन्होंने दबी जुबान में कहा कि उस बंद कमरे का राज बहुत खतरनाक है, लेकिन नई पीढ़ी ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। शुरुआत के कुछ दिन तो सब सामान्य लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे इस राजस्थान हॉरर स्टोरी का असली चेहरा सामने आने लगा। आर्यन, जो देर रात तक अपना लैपटॉप चलाता था, उसने कुछ बेहद अजीब नोटिस किया। विक्रांत, जो एक बहुत ही सुलझा हुआ और धार्मिक इंसान था, उसका व्यवहार बदलने लगा था। वो बेवजह संजना पर चिल्लाने लगा और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक रात ठीक 3 बजे आर्यन पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी। उसने देखा कि एक अजीब सा बड़े आकार का नीला कीड़ा, जो दिखने में जुगनू जैसा था, लेकिन उसकी चमक में ठंडक थी, हवा में तैरता हुआ ठीक उसी बंद कमरे के रोशनदान की तरफ जा रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि ये किसी काला जादू रियल स्टोरी की शुरुआत है। उस नीले कीड़े के कमरे में घुसते ही अंदर से किसी भारी चीज के सड़कने की आवाज आई, जैसे कोई पुराना शापित संदूक अपनी जगह से हिल रहा हो। आर्यन को तब अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में एक चुड़ैल की कहानी का गवाह बन रहा है, जो सदियों से इस पुरानी हवेली का राज बनकर छिपी थी। क्या वो नीला कीड़ा सिर्फ एक मामूली जीव था, या किसी आने वाले तूफान का संकेत? उस रात के बाद से रक्त हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो घर कुछ दिन पहले तक खुशियों से भरा था, अब वहां एक मनहूस खामोशी छा गई थी। विक्रांत, जो कभी अपनी पत्नी संजना की परछाएं भी नहीं छोड़ता था, अब उसे देखकर गुर्राने लगा था। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थीं, मानो वो हफ्तों से सोया ना हो। आर्यन समझ गया था कि ये मामला सिर्फ तनाव का नहीं है, बल्कि इस हॉन्टेड हवेली हॉरर स्टोरी में कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है। एक रात करीब 2 बजे आर्यन को ऊपर वाले कमरे से संजना की दर्दनाक चीख सुनाई दी। वो दौड़कर सीढ़ियां चढ़ा। जैसे ही वो उस बंद कमरे का राज जानने के लिए दरवाजे पर पहुंचा, उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रांत संजना के बालों को मुट्ठी में जकड़े हुए हवा में बातें कर रहा था, लेकिन खौफनाक बात यह थी कि विक्रांत की आवाज उसकी अपनी नहीं थी। उसके गले से एक भारी और किसी औरत जैसी कर्कश आवाज निकल रही थी। वो चिल्ला रहा था, इसे यहां क्यों लाए? ये जगह मेरी है। आर्यन की नजर कमरे के कोने में पड़े उस पुराने शापित संदूक पर गई। उसे लगा जैसे संदूक का ढक्कन अपने आप थोड़ा सा हिल रहा है। तभी बिजली कड़की और कमरे में रोशनी हुई। उस एक पल की रोशनी में आर्यन ने विक्रांत के पीछे दीवार पर एक परछाई देखी। वो परछाई विक्रांत की नहीं थी, वो एक लंबी बिखरे बालों वाली औरत की परछाई थी, और सबसे डरावनी बात, उस परछाई के पैर
उल्टे थे। आर्यन का खून जम गया। बचपन में सुनी चुड़ैल की कहानी आज उसकी आंखों के सामने सच हो रही थी। तभी पिताजी को नीचे के कमरे में भयानक सीने में दर्द उठा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका गला घोंट रही हो। घर में अफरा तफरी मच गई। आर्यन समझ गया कि अब डॉक्टरों का काम खत्म हो चुका है। ये काला जादू का असर था जो पूरे परिवार को निगलने के लिए तैयार था। उसने तुरंत गांव के सबसे बड़े तांत्रिक शास्त्री जी को बुलाने का फैसला किया। लेकिन क्या शास्त्री जी उस शक्ति का सामना कर पाएंगे जो उस शापित संदूक के अंदर बरसों से अपनी रिहाई का इंतजार कर रही थी? शास्त्री जी जब रक्त हवेली में दाखिल हुए तो इनके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। घर की हवा में फैले भारीपन को महसूस करते ही उन्होंने कहा, इस घर की नींव में किसी ने बहुत गहरी नफरत बोई है। उन्होंने तुरंत अपनी झोली से गंगा जल और पीली सरसों निकाली और पूरे घर में छिड़कना शुरू किया। जैसे ही वे दूसरी मंजिल के उस कमरे में पहुंचे, उनके कदम ठिठक गए। विक्रांत अभी भी बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा था। शास्त्री जी की नज़र सीधे उस कोने में रखे पुराने पीतल के बक्से पर गई। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, उस शापित संदूक को बाहर निकालो। सारी मुसीबतों की जड़ वही है। आर्यन और घर के नौकरों ने डरते डरते उस भारी संदूक को कमरे के बीच में रखा। संदूक पर अजीबोगरीब तांत्रिक निशान बने हुए थे। जैसे ही हथौड़े से उसका ताला तोड़ा गया, पूरे कमरे में सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। ये किसी आम राजस्थान हॉरर स्टोरी का दृश्य नहीं था, बल्कि हकीकत थी। संदूक के अंदर जो मिला उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। अंदर एक पुरानी गुड़िया यानी वूडू डॉल थी, जिसे लाल कपड़े में लपेटा गया था और उस पर दर्जनों जंग लगी सुइयां चुभी हुई थीं। उसके पास कुछ इंसानी बाल, शमशान की राख और वही बड़ा सा नीला कीड़ा मरा हुआ पड़ा था जिसे आर्यन ने उस रात देखा था। शास्त्री जी ने आंखें बंद की और कांपते हुए बताया, ये काला जादू रियल स्टोरी का सबसे खतरनाक रूप है, जिसे मूठ भेजना कहते हैं। ये संदूक संजना का नहीं है। तब एक भयानक सच सामने आया। ये संदूक विक्रांत की पहली मंगेतर का था, जिसकी सगाई टूटने के बाद रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके परिवार ने बदला लेने के लिए उसकी रूह को एक चुड़ैल यानी पिशाचनी बनाकर इस कीड़े के जरिए इस घर में भेजा था। वो गुड़िया विक्रांत की जान से जुड़ी थी और वो नीला कीड़ा उस हॉन्टेड हवेली का रास्ता दिखाने वाला दूत था। शास्त्री जी ने चेतावनी दी, ये शक्ति बहुत गुस्से में है। अगर आज रात अमावस्या के ढलने से पहले हमने इस गुड़िया को नष्ट नहीं किया तो ये पुरानी हवेली का राज इस परिवार की कब्रिस्तान बन जाएगा। लेकिन सवाल ये था कि जिस शक्ति को खून की प्यास लगी हो, उसे रोका कैसे जाए? बाहर कुत्तों के रोने की आवाजें तेज हो गई थीं, मानो वो आने वाली मौत का स्वागत कर रहे हों। अमावस्या की काली रात में शास्त्री जी, आर्यन और बेहोश विक्रांत को लेकर गांव के बाहर शमशान घाट पहुंचे। उन्होंने एक सुरक्षा घेरा बनाया और बीच में आग जलाई। जैसे ही शास्त्री जी ने उस शापित संदूक से वो शापित गुड़िया और मरा हुआ नीला कीड़ा निकालकर आग के हवाले किया, शमशान की शांति एक भयानक चीख से टूट गई। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा है। ये आवाज हवा से आ रही थी। आग की लपटें अचानक हरी हो गईं और तेज आंधी चलने लगी। आर्यन को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा है, लेकिन शास्त्री जी ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना जारी रखा और अंतिम आहुति दी। एक जोरदार धमाका हुआ और गुड़िया जलकर खाक हो गई। उसी पल विक्रांत का शरीर एक झटके के साथ शांत हो गया। रक्त हवेली के ऊपर छाया वो काला साया धुएं के साथ रात के अंधेरे में विलीन हो गया। अगले कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य हो गया। विक्रांत पूरी तरह ठीक हो गया था और हवेली में फिर से खुशियां लौट आई थी। आर्यन ने चैन की सांस ली और वापस बैंगलोर लौटने का फैसला किया। उसने अपना सामान पैक किया, घर वालों से विदा ली और अपनी कार में बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और सोचा, शुक्र है वो बुरा सपना खत्म हुआ। लेकिन क्या वाकई
जैसे ही आर्यन ने गाड़ी का एसी ऑन किया, वेंट से एक चीज निकलकर डैशबोर्ड पर गिरी। आर्यन की आंखों में दहशत उतर आई। वहां वही बड़ा सा नीला कीड़ा रेंग रहा था, लेकिन इस बार वो मरा हुआ नहीं था। उसके पंख फड़फड़ा रहे थे और वो आर्यन को देखकर मानो मुस्कुरा रहा था। गाड़ी के दरवाजे अचानक लॉक हो गए और रेडियो पर एक ही आवाज गूंजने लगी, तुम मुझे साथ ले आए आर्यन। और स्क्रीन खाली हो गई। तो दोस्तों, क्या हॉन्टेड हवेली का वो श्राप खत्म हुआ या उसने अब आर्यन को अपना नया शिकार बना लिया है? क्या आप जानना चाहते हैं कि शहर पहुंचकर आर्यन के साथ क्या हुआ? अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है तो अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी हॉरर कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली रियल घोस्ट स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताएं, क्या हमें इस कहानी का पार्ट 2 लाना चाहिए? तब तक के लिए अपनी गाड़ी की पिछली सीट और पुराने संदूकों से सावधान रहें।